एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में और ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो होने वाला है। जितने भी इंफॉर्मेशन सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। एंड वेरी ऑब्वियस ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिक लेवल पे भी बात करेंगे, एडवांस लेवल पे भी बात करेंगे एंड वीडियो के लास्ट में हम कुछ CSIR एंड गिल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि सोडियम पोटेशियम पंप से पूछा गया है। अगर हम बात करें ये टॉपिक हमने कौन से यूनिट से लिया है या कौन से सब्जेक्ट से लिया है, तो ये टॉपिक आपको सेल बायोलॉजी सब्जेक्ट में देखने को मिल जाता है। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया हम लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। कुछ बेसिक पॉइंट जो कि आपका आपको पता होना चाहिए अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो। तो वन बाय वन हम देखते हैं एंड विल सी कि हाउ इट वर्क, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सोडियम पोटेशियम पंप को जो है हम अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखें तो देखा ये जाता है कि इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कुछ टेट्रामर फॉर्म में होता है, ठीक है। हाइलाइटर ले लेती हूं मैं। इट इज अ टेट्रामर। टेट्रामर का मतलब क्या हो गया? जिसके पास 4 सब यूनिट हो, ठीक है। टेट्रामर ऑफ सब यूनिट कंपोजिशन ऑफ अल्फा 2 एंड बीटा 2, यानी इसके पास 2 अल्फा सब यूनिट होगा एंड 2 बीटा सब यूनिट होगा। 2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट जो कि लार्ज होगा, यानी अगर हम साइज की बात करें तो ये काफी लार्ज होगा एंड कैटालिटिक होगा। कैटालिटिक सब यूनिट वो सब यूनिट होता है जो कि मैक्सिमम चीजों को कैटालाइज करता है। मतलब कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो लगभग उस पर्टिकुलर एक्ट का हीरो कहलाएगा, क्योंकि मैक्सिमम काम यही संभालेगा। और इसके अलावा 2 बीटा सब यूनिट होते हैं, लेकिन बीटा सब यूनिट स्मॉल होते हैं एंड रेगुलेटरी होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि पाथवे को रेगुलेट करने का काम करते हैं बीटा सब यूनिट। एंड अल्फा सब यूनिट मेजर होता है एंड कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये लगभग सारे ही एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है और इसी पंप के कारण समहाउ जो इंट्रासेलुलर हम कंसंट्रेशन देखते हैं पोटेशियम का वो हमें हाई मिलता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर यानी सेल के इंटीरियर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत हाई पाया जाता है। तो समहाउ उसके पीछे का जो रीजन है वो सोडियम पोटेशियम पंप हो सकता है। एंड ये जो पंप है ये सिर्फ और सिर्फ आयंस को ही ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज स्पेसिफिक फॉर द आयंस, और नाम से पता चल रहा है कौन से आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम को। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट देयर इज, जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब क्या देखने को मिलता है? ट्रांसपोर्ट के टाइम पे सोडियम पोटेशियम पंप में होता यह है कि 3 सोडियम आयन को बाहर भेजा जाता है। यानी अगर आप एक सेल कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और मैंने जो है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप बना दिया, तो लगभग 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजा जाता है और बदले में 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लिया जाता है। और ये सब कुछ करने में ATP का भी इस्तेमाल होता है, यानी एक ATP का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक बार जब 3 सोडियम सेल के बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम सेल के अंदर आएगा तो एक ATP का इस्तेमाल होगा, यानी हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी वो इसी ATP को ब्रेक करके प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करें कि एक और क्या क्या कर सकता है। सो इट इज अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे कि हमने नाम सुना, भी जो भी बात हम कर रहे हैं वो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कर रहे हैं हम। तो ये एक्चुअल में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है और ये एक एग्जांपल है P टाइप ATPase का। अब ये क्या है? ये थोड़े से भारी भरकम शब्द मिले हैं, हम इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। हम इसको आज ही डील करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, लेकिन पहले बेसिक पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, साथ ही साथ ये P टाइप ATPase को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम बात करें कि ये है क्या और कैसे काम कर रहा है, स्पेशली इसके पास 2 सब यूनिट देखे जा रहे हैं, दैट इज अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट, लेकिन दोनों का 2 सब यूनिट है, हेंस ये टेट्रामर बना रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक एडवांस लेवल का भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। कहीं कहीं पे देखा जाता है बॉडी में कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है दैट इज इसके पास अल्फा और बीटा सब यूनिट तो है ही, लेकिन एक माइनर बेसिस पे गामा सब यूनिट भी देखी जाती है।
ठीक है, लेकिन उसको हम हमेशा कंसीडर नहीं करते हैं। इन जनरल हम लेकर चलते हैं कि ये टेट्रामर है, यानी 2 अल्फा सब यूनिट एंड 2 बीटा सब यूनिट रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके अल्फा सब यूनिट को हमने कहा था कि भाई इसके पास जो है कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, मतलब कि ज्यादातर काम संभालने का जो दैट इज ओवरऑल फंक्शनैलिटी होगा वो अल्फा सब यूनिट का होगा। तो वो सारे काम है क्या? तो पहला काम है दैट इज एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड आयन बाइंडिंग साइट, यानी एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस होगा वो कौन करवाएगा? वो करवाएगा दैट इज अल्फा सब यूनिट। इतना ही नहीं, आयन्स का जो बाइंडिंग साइट होगा, कौन कौन से आयन? दैट इज द सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये दोनों आयन भी अल्फा सब यूनिट से ही बाइंड करेंगे, चाहे किसी को बाहर जाना हो या किसी को अंदर आना हो, वो बाइंड करेंगे अल्फा सब यूनिट से ही। साथ ही साथ एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस होगा वो भी अल्फा सब यूनिट ही करवाएगा। सेकेंड, फॉस्फोराइलेशन जो साइट होती है वो भी किस पे पाई जाएगी? अल्फा सब यूनिट पे ही पाई जाएगी। ठीक है, ये सभी चीजों का आपको मीनिंग पता चलेगा कि फॉस्फोराइलेशन साइट क्यों चाहिए और क्या करती है एक्चुअल में वो। इसके अलावा एटीपी बाइंडिंग साइट भी आपको देखने को मिलेगी अल्फा सब यूनिट पे ही। एंड नेक्स्ट, जो ओवाबेन बाइंडिंग साइट होगी, मतलब ये एक टाइप का इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये जो इनहिबिटर है इसके बाइंडिंग का जो साइट होगा वो भी अल्फा सब यूनिट ही होगा। एंड इसके अलावा जो कार्डियोटोनिक, आप कह सकते हो कि एक ढंग से ड्रग हम कंसीडर कर सकते हैं, या कार्डियोटोनिक आप कंपाउंड ले सकते हो, उसकी भी बाइंडिंग साइट जो होगी वो कहाँ पे होगी? वो अल्फा सब यूनिट पे होगी। तो ये कुछ एक बेसिक आइडिया हो गए कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो दिखता कैसा है, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस किस चीजों में इन्वॉल्व होता है, इसके दैट इज ओवरऑल सब यूनिट्स कितने होते हैं। अब अगर हम पिक्चर को देखें तो ये आप देख सकते हैं, जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये एक बीटा सब यूनिट है और ये अल्फा सब यूनिट है। ऐसी ही एक और सब यूनिट इसके पीछे है। ठीक है, जस्ट इसके पीछे, जो कि यहाँ पे देखना मुश्किल है, तभी हमने कहा था इट इज अ टेट्रामर। ठीक है, और ये इसका एक्सटीरियर एरिया है, ये इसका साइटोसोलिक एरिया है और यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहेगी। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया रिगार्डिंग द सोडियम पोटेशियम पंप। अब अगर हम बात करते हैं इसके रोल के बारे में, तो ये एक्चुअल में ये बॉडी में रोल क्या प्ले करता है, तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो सोडियम पोटेशियम पंप एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। पंप आप कह लीजिए, मतलब पंप कर रहा है, मतलब किसी चीज को समहाउ किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाने में, जिसको कि हम बोल रहे हैं पंप करेगा वो। लेकिन ये है क्या? ये तो उसका फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हमने नाम दे दिया, लेकिन ये है क्या? ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत टाइप के प्रोटीन होते हैं, आपने देखा होगा, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। उसी टाइप के प्रोटीन में से एक टाइप का प्रोटीन है दैट इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करेंगे। एंड एज बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, तो समहाउ ये किस टाइप के प्रोटीन हो गए? दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन हो गए, यानी मेम्ब्रेन में एम्बेड होंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो पोर्शन है ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ है? एम्बेड होके रखा है, यानी दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन, और ये फंक्शन करता है पंप की तरह। ठीक है, तो यहां से हमारा एक बेसिक चीज क्लियर हो गई कि अच्छा, तो ये जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, और इसका मेनली काम क्या होगा? दैट इज आयन का ट्रांसपोर्ट करना, और इसका फंक्शन पंप की तरह होता है। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंजाइम। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको एंजाइम कह देंगे, लेकिन ये एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये एटीपीएज की तरह काम करता है। एटीपीएज कौन होते हैं? जो एटीपी का ब्रेक डाउन करते हैं। और अभी हमने कहा था कि इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है, तो जब एटीपी यहाँ पे आके बाइंड करता है तो एटीपी को ब्रेक करके जो है इसका फॉस्फेट लेके एनर्जी ली जाती है काम करने के लिए, और इसी की वजह से जो है हम इसको एंजाइम भी कंसिडर करते हैं। सो दिस इज अ रीजन ऑफ हाई पोटेशियम इनसाइड द सेल एंड हाई सोडियम आउटसाइड दैट इज द सराउंडिंग। और यही पंप समहाउ रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्यों आपको सेल के बाहर जो है सोडियम का कंसंट्रेशन हाई मिलता है और सेल के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई मिलता है, क्योंकि यही पंप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। More than 25 to 35% of body's ATP utilizes by this pump.
और बॉडी में जनरेट होने वाली मोर देन 35% जो एटीपी होती है उसका इस्तेमाल यही पंप कर लेता है, क्योंकि हर बार जो है इसको एटीपी का इस्तेमाल करना है। जब भी ये क्या करेगा, जब भी ये पंप करेगा 3 सोडियम बाहर की साइड में, ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये जो है 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, राइट, एंड 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। अब आप खुद सोचिए, आपने सुना होगा ये चीज कि सेल के अंदर जो है हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है लेकिन पोटेशियम तो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम उसे कंपैरेटिव बेसिस पे कहते हैं। सपोज कर लीजिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन बेटर वे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लेते हैं ये जो पंप था इसने 100 बार काम किया, 100 टाइम्स, 100 बार इसने काम किया एक सेल में, ठीक है। अब इस 100 बार में आप खुद सोचिए कि इसने कितने सोडियम को बाहर भेजा होगा। तो 3 into 100 कितना हो गया, यानी एक बार में 3 को भेज रहा है, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, और ये पंप जो है 100 बार ऑपरेट हुआ है, तो क्या हो गया, दैट इज 300 सोडियम को इसने बाहर भेजा। और सेल के अंदर, ठीक है, ये तो गया आउटसाइड, और सेल के अंदर कितना पोटेशियम आया होगा, हर बार 2 पोटेशियम को सेल के अंदर भेज रहा है वो, हेंस 100 बार अगर वो पर्टिकुलर पंप ऑपरेट हुआ है तो ये हो गया कितना, 200 पोटेशियम। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो अंदर की तरफ क्या है, लेस पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर की तरफ जो है मोर पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बेसिस पे जो है हम जो है दैट इज सेल के अंदर को, अंदर वाला जो एरिया होता है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पे बोल देते हैं, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं कि बाहर के मुकाबले अंदर वाला एरिया लेस पॉजिटिव है, बाहर वाला एरिया मोर पॉजिटिव है, ठीक है। तो आई होप ये चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी कि सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे कर रहा था और ये फंडा कैसे होता है। ये 100 टाइम्स का मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल लिया ताकि आपको एक बेसिक का एक प्रॉपर ढंग से जो है आइडिया मिल जाए कि ये काम कैसे कर रहे हैं। ओके तो जरा सा हम देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है ताकि हमें आगे स्टडी करने में आसानी हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रिस फॉर्म का मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है काम कैसे करता है। तो ये एक पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम बात करें कि दिस इज अ आउटसाइड एरिया, ये आउटसाइड है क्योंकि इधर इस साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे साइटोसॉल लिखा हुआ है, साइटोसॉल लिखा है यानी सेल के अंदर वाला एरिया है। यानी अगर हम इसको कुछ ऐसे बना ले, अगर हम इसको कुछ ऐसे बना ले तो ये सेल पूरा जो है ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया साइटोसॉलिक एरिया और बाहर वाला हो गया आउटसाइड एरिया। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, जनरली जो कि होता है बाहर में जो है सोडियम का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई है, राइट, एंड जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर हाई है। तो पोटेशियम सेल के अंदर हाई है, सोडियम सेल के बाहर हाई है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली है कि सोडियम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्रेडियंट कैसे स्टेब्लिश होकर रखा है। इसके ग्रेडियंट की अगर हम बात करें कि अगर ये अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करता, यानी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करना यानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड दी अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करना। तो सिर्फ ग्रेडियंट कह रही हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात नहीं कर रही हूं। तो अगर ये अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करता तो हम ये क्या हम कहते हैं कि सोडियम अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, एंड सेम केस इज फॉर दी पोटेशियम ऑल्सो। बट यहाँ पे जो केस चल रहा है वो कुछ और चल रहा है। जैसे कि हमको पता है कि बाहर इस एरिया में जो है, इस एरिया में पोटेशियम का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, और इस वाले एरिया में सोडियम का कंसंट्रेशन लो है। तो होता यह है कि जब हम इस पंप की बात करते हैं तो जो भी सोडियम सेल के इंटीरियर में प्रेजेंट रहता है उसको क्या किया जाता है, उसको बाहर भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। ये रहा इसका बीटा सब यूनिट, ये रहा अल्फा सब यूनिट। तो होता ये है कि ये जो हमने यहाँ पे सोडियम लिया है, ये 3 सोडियम मॉलिक्यूल को लोड किया जाता है कहाँ पे, अल्फा सब यूनिट पे, फिर इसको बाहर भेज दिया जाता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। और उसके बाद जो है बाहर से 2
पोटेशियम को लेकर सेल के अंदर में चले आते हैं। और इस तरीके से एक बार यानी एक पंप में जो है, एक पंप में 3 सोडियम बाहर चला गया आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम सेल के अंदर आ गया एक पंप में। और ऐसा करने में जो है एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। ये एक बेसिक आइडिया है, मैं इसका एक आपको एडवांस लेवल में भी डील करूंगी कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है, अगर हम एक बेटर आइडिया के फॉर्म में देखें तो दिस पी टाइप एटीपी इज actively pump sodium out and potassium into a cell against their electrochemical gradient. For every molecule of ATP hydrolyzed by the pump, 3 sodium are pumped out and 2 potassium are pumped in. अब यहाँ पे जो बोला गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे जो टर्म का इस्तेमाल किया गया है, ये बोला है कि जो सोडियम का, स्पेशली सोडियम का जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो कैसा है। उसका ग्रेडियंट ये कहता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है। यानी अगर हम इसके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो यहाँ का कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ का कंसंट्रेशन लो है। अगर ये मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता तो हम कहते हैं ये अपने अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव कर रहा है। लेकिन आपको जैसे कि पता है, इस पंप के थ्रू जो सोडियम है वो कहाँ मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ये पूरा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। तो हम क्या कह रहे हैं कि सोडियम अपने अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का दैट इज मूवमेंट शो कर रहा है, यानी वो अपने अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव कर रहा है। एंड सेम केस इज विद पोटेशियम ऑल्सो, कि पोटेशियम का जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। तो अगर ये हाई टू लो मूव करता तो हम कहते हैं अलोंग मूव कर रहा है। लेकिन जैसे कि हमको पता है कि बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, यानी वो लो से हाई की तरफ आएगा। तो अगेन ये क्या हो रहा है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, मतलब अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये मूव कर रहा है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवली पंप करते हैं अपने अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और इस तरीके से जो है इनका पूरा का पूरा जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इसको अगेंस्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कैसे एस्टेब्लिश होकर रखा है। इनका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि अंदर पोटेशियम सबसे हाई है तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, बाहर लो है तो वहां लो रहेगा। और यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम बाहर हाई है और अंदर लो है, तो ये अपने हाई टू लो पे मूव नहीं कर रहे हैं, ये लो से हाई पे मूव कर रहे हैं। इसलिए हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो उसी चीज को जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। वहां तो एक छोटा सा डायग्राम था, यहाँ पूरा का पूरा डायग्राम एक साथ यहाँ पे दिखा के रखा है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, ये रहा साइटोसोलिक एरिया, ये रहा बाहर का एरिया दैट इज आउटसाइड एरिया। अब हमने क्या बोला, हमने ये देखा कि एक्चुअल में यहाँ पे दैट इज 3 सोडियम लोड होगा, बाहर जाएगा एंड 2 पोटेशियम अंदर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सोडियम लोड होगा और एटीपी आकर यहाँ पे बाइंड करेगा। एटीपी के बाइंड करते ही क्या होगा, दैट इज ये पूरा का पूरा जो पंप होगा वो ऑपरेट हो जाएगा एंड बाहर की तरफ वो 3 सोडियम को पहुंचा देगा। बाहर से ही क्या करेगा, 2 पोटेशियम को वो लोड करेगा और अंदर की तरफ जो है सेल के इंटीरियर साइड में इसको पहुंचा देगा, दैट इज यहाँ पे 2 पोटेशियम जो है अब अंदर की तरफ आ गए। तो हर एक साइकिल पे इसी तरीके से चीजें मूव होंगी। तो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ही जो है ये पर्टिकुलर पंप सोडियम को बाहर पहुंचा पाता है एंड डीफॉस्फोराइलेट होने के बाद तब जाकर वो पोटेशियम को लीव करता है। और ये जो आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ प्लस एंड माइनस में, ये आपको यही बता रहा है कि बाहर जो है दैट इज आउटसाइड एरिया में जो सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो काफी हाई है और सेल के इंटीरियर में जो पोटेशियम का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो हाई है। और एज बिकॉज यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि एटीपी का इस्तेमाल हम वहीं करते हैं जब मॉलिक्यूल्स अपने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे आपने देखा दोनों के दोनों ही अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं।
ओके, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, उनको समझना जरूरी है, तभी इसके बाद में एक और डिटेल वर्जन में समझाने वाली हूँ एक ढंग से एडवांस लेवल में, जो कि आपके CSIR और भी बहुत से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाते हैं उस लेवल का हो जाता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वहां से भी बहुत से क्वेश्चन आए हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन एक एडवांस लेवल के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को ढंग से समझना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट बात करें, फर्स्ट है दैट इज आउटवर्ड ओपन। ये अगर आप देखें तो ये है दैट इज एक टाइप का पंप, हम मान लेते हैं ये बीटा है ये अल्फा है। अब अगर आप देखें तो इसका जो माउथ है इसने किसी सॉल्यूट को कैरी करके रखा है, ठीक है, बाहर से जो है कोई सॉल्यूट यहाँ पे आया और बैठ गया। अब ये जो पर्टिकुलर पंप है वो अभी ओपन है यहाँ से, तो हम कहते हैं क्या, ये आउटसाइड एरिया है, यू कैन सी हियर, और ये इनसाइड एरिया है, तो ये खुला हुआ है आउटसाइड एरिया से, तो हम कहते हैं आउटवर्ड ओपन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये पूरा क्लोज हो जाता है और मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है समहाउ कैरी होके रखा है, ठीक है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं ऑक्लूडेड, ठीक है, यानी कोई चीज इस ढंग से ओपन थी, अब वो पूरा ऐसे बंद हो गई, फिर वापस से ये अंदर की तरफ से भी ऐसे खुलेगी, और इस तरीके से जो है जब ये अंदर की तरफ ओपन होगी ताकि जिस मॉलिक्यूल को उसने बाहर से कैरी किया है उसको सेल के इंटीरियर में भेज सके, तो ये अब क्या हो गई, ये ओपन हो गई है, लेकिन कहाँ से, इनवर्ड साइड से, पहले वो आउटवर्ड साइड से थी, अब इनवर्ड साइड से ओपन हो गई है, तो हम इसे कहते हैं इनवर्ड ओपन। और इस तरीके से जो है ये जो टर्म्स है आउटवर्ड ओपन, इनवर्ड ओपन, ऑक्लूडेड, ये टर्म का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम डिटेल बेसिस पे देखेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करता है, ठीक है। और दूसरा जो चीज होता है दैट इज एटीपी की वजह से जो है इसको हम एक ढंग से आप कह सकते हो कि कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पंप एटीपी की वजह से काम करता है, एंड एटीपी की वजह से काम कर रहा है तो एटीपी को समहाउ हाइड्रोलाइज करके फॉस्फेट लिया जाता है, ठीक है, और उसको एडीपी में बदल दिया जाता है। ये जो फॉस्फेट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है समहाउ अल्फा सब यूनिट को प्रॉपर बेसिस पे काम करने में। तो इसका एक डिटेल वर्जन में हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये मैं आपको लॉडिश से पढ़ा रही हूँ। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको इंटरेस्ट हो जानने में कि ये कहाँ से सारे के सारे नोट्स एंड ऑल लिए गए हैं, तो इसके लिए मैंने 3 बुक ली है, दैट इज फर्स्ट इज दैट इज कार्प, इसके अलावा लॉडिश से ये डायग्राम ले रखा है, और बाकी सब जो चीजें आप देख रहे थे मैंने एल्बर्ट से लिया है, तो जहां से आपको अच्छा लगे आप वहां से डील कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा पिक्चर लेकर रखा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में बता के रखा है कि पाथवे एक्चुअल में चलता कैसे, तो आप ध्यान से सुनते रहिए, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले जो कहानी यहाँ बनती है वो ये कि आपको दिमाग में पता होना, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए ये चीज कि किसका कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो सोडियम का कंसंट्रेशन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, राइट। अगर हम यहाँ पे कहें तो सोडियम का बाहर हाई है एंड अंदर की तरफ लो है। एंड पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का अंदर हाई है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड बाहर लो है, ठीक है, ये एक आइडिया लग गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये रहा एक बीटा सब यूनिट, ये रहा अल्फा सब यूनिट, लेकिन भूलना नहीं है ये टेट्रामर फॉर्म में है यहाँ पे। अब होता क्या है, ये जो अभी फिलहाल में आपको स्टेज दिख रहा है इसे हम कहते हैं E1 स्टेज, ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं दैट इज E1 कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो या E1 स्टेज बोल सकते हो। इस टाइम पे क्या दिख रहा है आपको, इस टाइम पे आपको ये दिख रहा है कि ये एकदम एम्प्टी है, यानी यहाँ पे सोडियम की लोडिंग नहीं हुई है, ना ही अभी एटीपी ने यहाँ पे बाइंड किया है, यानी ये समहाउ एक एम्प्टी बेसिस पे अभी फिलहाल में आपको दिख रहा है। तो ये था पहला स्टेप आपका, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो है ये पर्टिकुलर पंप ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 सोडियम आकर बाइंड करेंगे एंड एटीपी भी आकर बाइंड करेगा अल्फा सब यूनिट पे। मेक श्योर 3 सोडियम का बाइंड करना और एटीपी का बाइंड करना, दोनों ही चीजें जो बाइंड करती हैं वो अल्फा सब यूनिट पे बाइंड करती हैं। ये ग्रीन वाला पोर्शन आपको अल्फा सब यूनिट बता रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीनों यहाँ पर सोडियम था, अब वो जाकर यहाँ पे जो है 3 डॉट के फॉर्म में आप देख सकते हैं, दिस दैट इज दी रेड फॉर्म में 3 डॉट आपको दिख रहा है, यानी तीनों सोडियम अभी लोड कर दिए गए हैं। तो सोडियम एंड एटीपी का बाइंडिंग यहाँ पे साइमल्टेनियसली देखने को मिल जा रहा है और अल्फा सब यूनिट पे ही जाकर एटीपी भी बाइंड हुआ है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद
फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। अल्फा सब यूनिट के एस्पार्टेट रेसिड्यू पे फॉस्फेट को ऐड किया जाता है। वो फॉस्फेट को ऐड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज एटीपी का, जो कि अल्फा सब यूनिट से ही बाइंड होकर रखा था। तो अब इस एटीपी का इस्तेमाल करके अल्फा सब यूनिट के एस्पार्टेट रेसिड्यू पे फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है, और अब ये अल्फा सब यूनिट फुल्ली एक्टिव है और अपना कैटालिटिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए फ्री हो चुका है। तो अब क्या होगा, इस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में अब अभी भी देखिए हर एक स्टेज में ये पूरा का पूरा इवन स्टेज ही चल रहा है। ये एज इट इज इवन में ही रहेगा जब तक सोडियम जो है अभी तक इस पे लोड होके रखा है और कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई हैं। तो फॉस्फोराइलेशन स्टेज तक भी ये इवन स्टेज में ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस क्या करेंगे, ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस जो पंप अभी अंदर की तरफ ओपन था वो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। और ये जब बाहर की तरफ ओपन होगा तो आप देख सकते हैं ये हो गया, दैट इज इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं आउटवर्ड ओपन, राइट। अभी जो हमने टर्म देखा था वहां पे ऐसी ही चीजें तो देखी थी। अब क्या होगा, ये आउटवर्ड साइड में ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही क्या होगा, ये जो स्टेज होगा दैट इज आउटवर्ड साइड में ओपन हो जाना, इसे अब हम कहेंगे E2 स्टेज। ओके, ये कहलाएगा अब E2 स्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे E2 स्टेज में जो है जो सोडियम आया है यहाँ पर, इसको अब रिलीज कर दिया जाएगा। हेंस देख सकते हैं आप तीनों के तीनों सोडियम को, 3 सोडियम को यहाँ पर अब रिलीज कर दिया गया। तो जो सोडियम आया था वो यहाँ पे अब अनलोड कर दिया गया, एंड उसके बाद जो है अभी भी ये E2 स्टेज ही कहलाएगा। ओके, एंड इसके बाद उसी टाइम पे जब इसको सोडियम को रिलीज कर दिया गया एंड पोटेशियम को यहाँ पे बाइंड करवा दिया गया, तो 2 पोटेशियम यहाँ पर आए और बाइंड कर गए और 3 सोडियम यहाँ पे रिलीज हो गया, और ये स्टेज कहलाया E2 स्टेज। आफ्टर दैट क्या हुआ, देयर विल बी अ डीफॉस्फोराइलेशन एंड कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। अब होगा क्या कि जैसे ही पोटेशियम लोड हुआ है, अब इसके बाद जो है फॉस्फेट को इस वाले एरिया से रिमूव कर दिया जाएगा, यानी आप फॉस्फेट यहां से हट चुका है, और ये जो सोडियम बाहर की तरफ निकल गया था और पोटेशियम अंदर की तरफ लोड हो गया था, तो अब ये जो फॉस्फेट यहां से रिमूव हो गया है, तो अब क्या करना है, अब इस पोटेशियम को सेल के अंदर लेकर आना है। और ये पोटेशियम तब तक रिलीज नहीं होगा सेल के अंदर जब तक ये पूरा का पूरा पंप डीफॉस्फोराइलेट नहीं होगा। तो अब क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेट हो चुका है यानी फॉस्फेट हट चुका है, और अब जो ये पर्टिकुलर पंप है वो इवन स्टेज में चला आया है, एंड आफ्टर दैट K+ आयन रिलीज हो जाएगा और सेल के अंदर जो है 2 K+ आयन की एंट्री हो जाएगी, और वापस से ये अपने इवन स्टेज में चला आएगा, और फिर से ये रेडी है वापस से इसी टाइप के एक राउंड को लेने के लिए। ठीक है, तो इस ढंग से जो है हमने इसको देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप का एक एडवांस लेवल कैसे काम करता है। जनरली अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि मेनली PhD के लिए होता है, इसके अलावा MSc के लिए होता है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस स्टैंडर्ड का या इस लेवल का आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसका ये एक एडवांस लेवल देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे भी वही सब चीजें, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे कि E1 स्टेज हमने देखा था, इसको आप E1 कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं। इस डायग्राम में थोड़ा सा और अच्छे से बता के रखा है कि सोडियम को बड़े बड़े शब्दों में लिखा है ताकि पता चल सके कि सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाहर ज्यादा है। पोटेशियम को अंदर की तरफ काफी बड़े अल्फाबेट में लिखा है ताकि पता चल सके कि पोटेशियम सेल के अंदर जो है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ज्यादा है। ये रहा E1 कन्फर्मेशन, जब यहाँ पर सोडियम 3 सोडियम लोड हुआ है और ATP बाइंड फॉर्म में, जब ये क्लोज हुआ अंदर की तरफ से तो अब ये हो गया ऑक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, सोडियम को बाहर छोड़ा, 3 सोडियम को और 2 पोटेशियम को लोड कर लिया। लोड करने के बाद जब देख सकते हैं आप यहाँ पे जब फॉस्फेट हट गया है, तब जाकर ये जो 2 पोटेशियम है वो सेल के अंदर रिलीज हो रहा है। तो जितनी बार पोटेशियम रिलीज होगा उससे पहले डीफॉस्फोराइलेट होना जरूरी है इस पंप का, और अगर सोडियम को बाहर की तरफ लेके जाना है तो वापस से ये पंप फॉस्फोराइलेट होगा, उसके बाद सोडियम को बाहर लेकर जाएगा। तो इस ढंग से जो है सारा का सारा आपका एक एडवांस लेवल का जो कंसेप्ट है सोडियम पोटेशियम पंप एज वेल एज इस पंप का जो वर्किंग मैकेनिज्म है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट दैट इज स्लाइड में बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप को हम P टाइप पंप या P टाइप ATPs भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसा नाम क्यों देते हैं,
ठीक है, इसके पीछे का हम थोड़ा सा रीजन जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये पी जो वर्ड है वो किसके लिए स्टैंड होता है, तो उसी से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। So P-type pump are structurally and functionally related multipass transmembrane protein। तो ये तो आपको बता चुकी हूँ मैं कि ये एक टाइप के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जिसे हम मेनली इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। मल्टीपास यानी इन्होंने मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम पास करके रखा है। दे आर कॉल्ड P-type because they phosphorylate themselves during the pumping cycle। तो जो फॉस्फोराइलेशन वर्ड है ना, उसी से फॉस्फोराइलेशन से पी वर्ड लिया गया है, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये पंप तब तक ऑपरेट नहीं होते हैं जब तक ये खुद को फॉस्फोराइलेट नहीं करते हैं, यानी ये पंप फॉस्फोराइलेशन डिपेंडेंट बेसिस पे काम करते हैं, इसीलिए पी वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, These classes include many of the ion pump that are responsible for setting up and maintaining the gradient of sodium, potassium, hydrogen and calcium across the cell membrane। और ऐसे ही बहुत से पंप जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं जो कि एक्चुअल में सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है उसे बनाकर रखने में मदद करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट वन अल्फा सब यूनिट गेट फॉस्फोराइलेटेड। तो जब ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो जो अल्फा सबयूनिट होता है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है एंड हेंस द नेम पी क्लास हैज बीन गिवन। तो P इज स्टैंडिंग फॉर द फॉस्फोराइलेशन, इसीलिए हम इसको P टाइप पंप या P टाइप ATPase कहते हैं। ATPase क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो चीज ATP को ब्रेक करती है, ATP का हाइड्रोलिसिस करती है, उसको हम ATPase कहते हैं, यानी वो ATP को तोड़ सकती है। तो इसको हम कभी कभी P टाइप ATPase भी कहते हैं क्योंकि ये ATP को तोड़ने का काम करता है। ये पर्टिकुलर पंप ATP को ब्रेक करके तब काम करता है क्योंकि इससे जो उसको फॉस्फेट मिलता है उसका इस्तेमाल करता है ये खुद के एक्टिवेशन के लिए। एंड आयन मूव थ्रू दी फॉस्फोराइलेटेड सब यूनिट, और जो आयंस होते हैं वो फॉस्फोराइलेटेड सब यूनिट से ही मूव करते हैं। और आपको पता है यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कौन होता है, अल्फा और बीटा में से, दैट इज अल्फा होता है। प्रोटॉन पंप दैट जनरेट एंड मेंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द प्लांट, फंगल एंड मेनी बैक्टीरियल सेल बिलोंग टू द पी क्लास ऑफ पंप। तो देखा जाता है कि जितने भी पंप जो कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं वो लगभग पी क्लास से ही बिलोंग करते हैं, यानी समहाउ वो खुद को ऑपरेट करने के लिए फॉस्फोराइलेशन करते हैं उसके बाद ऑपरेट होते हैं। अगर कुछ एग्जांपल देखें हम कि और कौन कौन से दैट इज एग्जांपल हैं पी टाइप पंप के, तो यू कैन सी हियर दैट इज H+ पंप, ये भी पी टाइप पंप ही है। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। इसके अलावा हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप एंड कैल्शियम पंप इन यूकैरियोटिक सेल दैट इज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में भी जो कैल्शियम पंप होता है वो भी पी टाइप ही होता है। तो ये जितना भी आपको एग्जांपल दिया है ये सबके सब पी टाइप है, यानी ये पहले खुद को फॉस्फोराइलेट करेंगे उसके बाद काम करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप कर रहा है। तो सबके काम करने का थोड़ा सा मेथड अलग हो सकता है लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी दैट इज फॉस्फोराइलेशन। पहले वो खुद को फॉस्फोराइलेट करेंगे दैट इज एटीपी का इस्तेमाल करके, उसके बाद काम करेंगे। तो उसके बाद वो कैसे काम कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, लेकिन जो इनिशियल नीड है दैट इज फॉस्फोराइलेशन फॉर द ऑपरेटिंग यूनिट वो कॉमन पाई जाएगी, इसलिए हम इसको पी टाइप एटीपीएस कहते हैं। तो हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट यहाँ पे कहानी आती है कि इसको हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा था। हमने इसको पी टाइप पंप या पी टाइप एटीपीएस कहा था, जो कि अभी हमने सिग्निफाई कर दिया क्यों कहा था। अब हम बात करते हैं कि हम इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं। जैसे कि कभी भी आपके सामने एग्जांपल आया कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आप आराम से सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, सो एटीपी ड्राइवन पंप आर सेड टू मीडिएट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एटीपी को डिराइव करके पंप ऑपरेट होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हैं। क्यों, बिकॉज इन दीज द फ्री एनर्जी ऑफ द एटीपी हाइड्रोलिसिस is used to directly drive the transport of the solute against its concentration gradient। तो यहां से जानने को क्या मिला, एक्चुअल में यहाँ पे जो एटीपी का ब्रेकडाउन होता है यानी एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस होता है उसके बाद जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके
जो सॉल्यूट होता है उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया जाता है, एंड दैट इज व्हाई हम इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इस एनर्जी का डायरेक्टली इस्तेमाल होता है ताकि जो सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो अपने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो सके, क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल अपने अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है तब उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है तब उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पंप मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो समहाउ अगर आप देख रहे हैं सब कुछ तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि चाहे हम पंप कहें चाहे हम दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहें, दोनों का जो मीनिंग है समहाउ आपस में रिलेट हो जा रहा है। एटीपी हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट, और जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है वही एनर्जी देता है इस आयन का ट्रांसपोर्ट कराने में। इसे हम एटीपी पावर्ड पंप भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑल एटीपी पावर्ड पंप आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विद वन और मोर बाइंडिंग साइट फॉर द एटीपी। तो जितने भी एटीपी पावर्ड पंप है, यानी ऐसे पंप जिनको ऑपरेट होने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी, वो मैक्सिमम जो होंगे वो क्या होंगे, दैट इज योर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और उनके पास एक या एक से ज्यादा जो है एटीपी के साथ बाइंड करने की साइट प्रेजेंट रह सकती है। तो इसे हम जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कह सकते हैं समहाउ। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक टाइप के इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब ही हो गया जिन्होंने मेम्ब्रेन को पास करके रखा है। ओके, तो ये एक बेसिक आइडिया था कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी एटीपी को डिराइव करके जब मॉलिक्यूल को अपने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया जाता है तो उस टाइम पे जो एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का इस्तेमाल करके ये जो पंपिंग है वो हो पाती है। इसी को हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और अगर आप रिलेट कर पाओ तो सोडियम पोटेशियम पंप भी बिल्कुल इसी मेथड से तो ऑपरेट होता है। एटीपी को हाइड्रोलाइज किया, उसके बाद मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली उनके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है, तो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम पंप भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हो सकते हैं। टाइप ऑफ जो एटीपीएज होते हैं, ट्रांसपोर्ट एटीपीएज, वो भी जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द इनहिबिटर्स, ठीक है, कुछ इनहिबिटर्स है सोडियम पोटेशियम पंप के, तो उनके हम थोड़े से नाम को जान लेते हैं। So a major difference between the sodium potassium ATPase and the other P-type ATPase is its ability to bind to the group of chemical called the cardiotonic steroid. तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल से बाइंड कर सकते हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड, ठीक है। ये जो कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड होते हैं वो प्लांट से डिराइव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया डिगोजिन या फिर डिजिटैलिस, आप कह सकते हो उसको, आर दी वैल्यूएबल ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक डिजीज। तो होता क्या है कि हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज होती हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए या मैनेज करने के लिए एक्चुअल में इस टाइप के कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इनका जो इफेक्ट होता है वो होता है डायरेक्टली ऑन सोडियम पोटेशियम पंप, और इस तरीके से करके उस कार्डियक डिजीज को मैनेज किया जाता है। क्योंकि ये जो CTS है दैट इज कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड, इनका डायरेक्टली इफेक्ट होता है सोडियम पोटेशियम पंप पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज ओवाबेन, ये क्या है, ये भी एक टाइप का कार्डियक ग्लाइकोसाइड सी है दैट इनहिबिट द ATP डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है, ये एक्चुअल में सोडियम पोटेशियम का जो फंक्शनिंग है दैट इज पंप का जो फंक्शनिंग है उसे इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट पैलीटॉक्सिन, पैलीटॉक्सिन क्या करता है, एक्चुअल में ये सोडियम पोटेशियम पंप को एक नॉन स्पेसिफिक चैनल में बदल देता है। वो नॉन स्पेसिफिक चैनल क्या करते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम को ही पंप करेगा और किसी चीज को पंप नहीं करेगा। लेकिन अगर पैलीटॉक्सिन दे दिया जाए तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो नॉन स्पेसिफिकली और भी अलग अलग आयंस को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देंगे और इस तरीके से जो है ग्रेडियंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से देखा कि एक्चुअल में इनहिबिटर्स काम कैसे करते हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। तो अब आता है हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने CSIR नेट एंड गेट से लिए हैं। सो लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास CSIR नेट 2011 जून से।
Question is sodium potassium ATPase is a tetramer of 2 alpha and 2 beta subunit. Which one of the following subunit are the sodium and potassium binding site? On which of the following subunit are the sodium and potassium binding site present? यानी 2 अल्फा और 2 बीटा सबयूनिट होते हैं, अभी हमने पढ़ा, लेकिन किस सबयूनिट पे सोडियम एंड पोटेशियम का बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है? तो अभी हमने देखा कि जो कैटालिटिक सबयूनिट होता है वही सब चीजें संभालता है, और कैटालिटिक सबयूनिट को हम कहते हैं दैट इज द अल्फा सबयूनिट. तो वेरी ऑब्वियस ये प्रेजेंट होता है ऑन बोथ अल्फा सबयूनिट. ठीक है, बोथ बीटा नो, सोडियम जो है अल्फा पे, पोटेशियम बीटा पे नो, सोडियम बीटा पे, पोटेशियम अल्फा पे नो. दोनों के दोनों, चाहे दैट इज योर पोटेशियम एंड सोडियम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो अल्फा पे बाइंड करते हैं. ठीक है, पोटेशियम भी एंड सोडियम दोनों के दोनों ही अल्फा सबयूनिट पे बाइंड करते हैं और उसके बाद पंप को पूरा का पूरा ऑपरेट होने देते हैं. नेक्स्ट चला आता है दैट इज गेट का, दैट इज गेट 2017 का. क्वेश्चन है कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड हैव एबिलिटी टू स्ट्रेंथन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज स्टेरॉइड. अच्छा, तो ये स्टेरॉइड करते क्या है? फर्स्ट है दे इनहिबिट पोटेशियम डिपेंडेंट डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीज. सेकेंड है दे एक्टिवेट सोडियम पोटेशियम एटीपीज. हमने अभी जो कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड जो थे उनका नाम हमने इनहिबिटर्स में पढ़ा, तो वो एक्टिवेटर तो हो नहीं सकते, तो ये हो गया गलत. सी में बोला इंक्रीज अपटेक ऑफ सोडियम बाय एक्टिवेशन, नो एक्टिवेशन. यहाँ पे सोडियम एंड कैल्शियम का एक्टिवेशन आ गया, नो. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बोला गया है, बट समहाउ अगर आप देखें तो एक्चुअल में कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड करते क्या है, ये पोटेशियम डिपेंडेंट जो डीफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी आपने देखा था कि पोटेशियम तभी आएगा जब डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, यानी फॉस्फेट हट जाएगा तभी पोटेशियम सेल के अंदर आएगा. तो ये कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड करते क्या है, ये पोटेशियम डिपेंडेंट डीफॉस्फोराइलेशन जो होता है उसको रोक देते हैं. तो ना डीफॉस्फोराइलेशन होगा ना पोटेशियम सेल के अंदर आएगा. तो इस ढंग से जो है कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड का एक्शन देखा जाता है. तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 जून से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड बिलो इज अ पी टाइप आयन ट्रांसपोर्टर. पी टाइप आयन ट्रांसपोर्टर कौन कौन से हैं? ऑल्दो मैंने आपको सोडियम पोटेशियम पंप में ही पी टाइप भी बता दिया कि कौन कौन से हो सकते हैं. फर्स्ट है मैग्नीशियम एंड आयरन, नो. मैग्नीशियम एंड आयरन, नो. मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, नो. लास्ट है सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन. तो एक्चुअल में ये सारे आयन के ट्रांसपोर्टर जो हैं वो पी टाइप के होते हैं. ठीक है, हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, मैंने पी टाइप के साथ आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप था, कैल्शियम पंप था एंड हाइड्रोजन पंप था. तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज फोर्थ. ओके, तो ये हमने 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं. आपको और भी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे. आज जो है हमने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया कि सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन आप अपने एंड से ट्राई कीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ ये डिटेल डिस्कशन आपको पसंद आया होगा. कुछ नया ट्राई कर रही हूँ मैं कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल बेसिस पे पढ़ाऊँ ताकि बेसिक एंड एडवांस लेवल दोनों का दोनों ही क्लियर हो जाए. तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो वीडियो है जो कि थोड़े से डिटेल वर्जन में या फिर बहुत ही डिटेल डिस्कशन के तौर पे डाले जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं. और मेक श्योर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.